Hello students, so we are studying chapter alternating current and we have discussed about the introductory part of alternating current. In the next video we are going to start, the next lecture is average value of alternating current over a cycle. अब हमने करंट की बात करी थी, अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, तो आइए उनकी वैल्यूज निकालते हैं, वैल्यू क्या होगी। तो जब भी थ्योरेटिकल स्टडी हुई स्टार्टिंग में, ये क्या है, सब थ्योरेटिकल स्टडी है अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। जब भी थ्योरेटिकल स्टडी होती है तो कुछ मैथमेटिकली डिराइव किया जाते हैं रिलेशंस, ठीक है, कुछ थ्योरी डेवलप की जाती है। तो सबसे पहले इस थ्योरी में क्या निकाला कि अभी हमने पढ़ लिया कि एक अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी साइकिल 0 से t तक होती है, ठीक है, एक साइकिल 0 से t टाइम पीरियड तक। तो आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। इस एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की एक कंप्लीट साइकिल में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज अल्टरनेटिंग current at any instant is given by alternating current किसी भी इंस्टेंट पे कैसे लिखते हैं, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, हमने पढ़ लिया, ठीक है। I क्या होता है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज dq amount of charge flows through the circuit। सपोज अगर आई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, सपोज सर्किट हमने वो किसी सर्किट में फ्लो करा है आई करंट, तो कितना चार्ज फ्लो किया उस सर्किट में, सपोज dq चार्ज फ्लो किया इन टाइम dt, ठीक है, dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया dq। आपको पता है आई क्या होता है, dq बाई dt, स्मॉल टाइम में dq चार्ज फ्लो किया, ठीक है। सो यहां से dq क्या हो जाएगा, I dt, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज dq इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। दैट इज अ वे टू परफॉर्म अ डेरिवेशन। उसने क्या बोला कि सपोज ये करंट किसी सर्किट में मूव कर रहा है और उस सर्किट में dq चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। स्मॉल टाइम dt के लिए कुछ टाइम, कुछ भी यहाँ पर कुछ स्मॉल टाइम ले लिया, मुझे नहीं पता ना अभी पूरे साइकिल में क्या, कुछ स्मॉल टाइम ले लिया है dt। इस dt टाइम के लिए चार्ज जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो dq कर रहा है। सो टोटल चार्ज फ्लो इन टाइम t, टाइम टोटल चार्ज फ्लो इन, ऐसे लिख लो, टोटल चार्ज फ्लो इन कंप्लीट साइकिल, टोटल चार्ज फ्लो इन कंप्लीट साइकिल 0 से t साइकिल है ना, 0 से t टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा, कैसे निकालेंगे टोटल, स्मॉल में इंटीग्रेट करते हैं हम, ठीक है। क्लास 11 में भी आपने ऐसी प्रॉब्लम्स किए, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट किसके ऊपर करेंगे, dt के ऊपर, कुछ स्मॉल टाइम dq पे यहाँ इंटीग्रेशन, या कहाँ है dt पे इंटीग्रेशन, और टाइम कहाँ से कहाँ लेना है, फ्रॉम 0 टू t, हमें टाइम कहाँ लेना है, फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। इतनी बात समझ आई। हम चार्ज करंट लिया, करंट से हमने बोला कि सपोज dq चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, टाइम dt में, तो पूरी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक। तो ये क्या आ गया dq, ये इसके इक्वल आ गया, दिस इज q टोटल चार्ज। आई नॉट इज कांस्टेंट, पीक वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, अंदर क्या आ गया 0 टू t साइन ओमेगा t dt, ठीक। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा इसका, साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ, सोचो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा साथ में, यहाँ तो लिमिट्स है ना, वहां तो सिंपली साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सो क्यू इज दिस माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिवाइड बाय ओमेगा, एंड द लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू t। ऐसे करते हैं ना, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है a होता तो यहाँ साथ में a आ जाता है नीचे, ठीक है। ax का फर्दर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, cos ax डिवाइड बाय a। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा फ्रॉम 0 टू t। अब यहाँ ओमेगा अगर बाहर लिख लें हम, माइनस भी बाहर ले लें,
कॉस ओमेगा टी 0 से टी, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी फ्रॉम 0 to t, ये लिख सकते हैं ना। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं 0 से t और ओमेगा की जगह 2π/t। अब अगर इसमें लिमिट्स डालेंगे तो लिमिट्स कैसे आएंगे, दिस cos 2π/t, एक बार t की वैल्यू क्या डालेंगे t डालेंगे, ठीक है, माइनस एक बार t की वैल्यू क्या डालेंगे cos 2π/t इंटू 0, ठीक है, cos 2π/t इंटू टी माइनस cos 2π/t इंटू 0। अब ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा और ये 0 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0, ठीक। मैं यहाँ कर देता हूँ उसको स्टेप को, दिस इज माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, व्हाट इज cos 2π, cos 2π इज +1, ठीक है, cos 2π इज +1 एंड व्हाट इज दिस cos 2π/0 into 0, so cos 0, what is cos 0, cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, ठीक है, so charge we are getting is 0 over the full cycle। हमने क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल। जब एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या है, ये पॉजिटिव हाफ है नेगेटिव हाफ है, तो इसका एवरेज क्या होगा 0 ही तो होगा, प्लस माइनस, और हमने वो मैथमेटिकली भी देख लिया, चार्ज 0 है और एवरेज वैल्यू चार्ज क्या होता है, आई करंट क्या होता है Q/T, चार्ज इज 0 अपॉन टाइम, कितना एवरेज वैल्यू, टोटल टाइम कितना है t, सो दिस इज 0, सो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज 0, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या हुई, एवरेज वैल्यू 0 आ गई। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है इसमें, हमने करंट पहले अल्टरनेटिंग करंट लिया, यहाँ से बोला dq चार्ज फ्लो कर रहा है, फिर पूरी साइकिल में हम चार्ज निकाल लेंगे, टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय टाइम इज माय एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्यों, मैंने बताया कि एक बार पॉजिटिव जा रहा है एक बार नेगेटिव, तो वैसे ही 0 होना था फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू। तो जब थ्योरेटिकल स्टडी हुई और सबसे पहले ये डेरिवेशन किया तो उन्होंने पहले एवरेज वैल्यू निकाला और एवरेज वैल्यू 0 आया। अब इससे तो हमारे को कोई फायदा नहीं है ना, एवरेज वैल्यू 0 आ गया, हमने करंट के बारे में क्या जाना, कुछ भी नहीं बताना। तो उन्होंने क्या किया, इसके बाद एवरेज वैल्यू एसी ओवर कंप्लीट साइकिल की जगह बोला सपोज हम हाफ साइकिल में निकाल के देखते हैं कि हाफ साइकिल में कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद फिर मैं हाफ साइकिल के बारे में करता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितने आई वो देखते हैं। सो नेक्स्ट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट which sends the same charge in the circuit in the same time as it is sent by AC in half cycle। वो बोल रहे हैं कि जो वैल्यू डायरेक्ट करंट की वैल्यू है जो कि सेम चार्ज देगा किसी भी सर्किट में, सेम चार्ज फ्लो होगा उसकी वजह से किसी सर्किट में सेम टाइम में जैसा कि ऑल्टरनेटिंग करंट करेगा हाफ टाइम में, ठीक है। तो एक तरह की डेफिनेशन है, हमें देखना क्या बेसिकली इसकी वैल्यू देखनी है कि हाफ साइकिल में इसकी कितनी वैल्यू आई। सेम पैटर्न दोबारा यूज करना है, सपोज आई नॉट, सपोज एट एन इंस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आई की वैल्यू दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, इट इज सेंडिंग dq अमाउंट ऑफ चार्ज इन टाइम dt, ठीक है, dq अमाउंट चार्ज dt में से प्रीवियस डेरिवेशन में किया, dq अमाउंट चार्ज कर रहा है कुछ dt टाइम में, सो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, हम इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी यहाँ dq टोटल चार्ज कितना होगा, हम इंटीग्रेट करेंगे आई dt, टोटल चार्ज कहां पर, इन हाफ साइकिल, ठीक है, टोटल चार्ज का इन हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज कितना चार्ज है, फर्स्ट हाफ साइकिल का हमें क्या निकालना होगा, साइकिल का टाइम पीरियड निकालना होगा, क्योंकि टाइम के ऊपर इंटीग्रेशन है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रॉम 0 to t/2, टोटल t है, दिस इज 0 to t/2, दिस इज t/2 to t, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में कितना है 0 to t/2, ठीक है, ये समझ आ गया इतना। फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें टोटल चार्ज निकालना है, फिर हम करंट चार्ज बाय टाइम कर देंगे तो हमारे पास हाफ साइकिल की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने जस्ट प्रीवियस डेरिवेशन में किया। तो यहां से क्या आएगा, दिस dq इंटीग्रेशन ओवर dq इज q, टोटल चार्ज I is I naught sin omega t dt and integration is from 0 to t, ठीक है। सेम चीज है बेटा, बस लिमिट्स का फर्क है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इसको यहाँ और क्या लिख सकते हैं, दिस q इक्वल टू आई नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी dt इज इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to t, ठीक, हमने पढ़ा है अभी पढ़ा 0 to t
0 से t/2 साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 से t/2 में साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos ओमेगा टी बाई ओमेगा, और लिमिट्स क्या है 0 से t/2. दिस इज cos ओमेगा टी बाई ओमेगा एंड लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to t/2. ठीक है, इतना हमने पढ़ा था लास्ट डेरिवेशन में. सेम चीज है, इसलिए मैंने आपको एक ही तरफ से समझा दिया सारा. क्या चीज है? टोटल चार्ज निकालना है. पहले हमने पूरी साइकिल में निकाला था, अब हाफ टाइम में निकालना है. तो ये कितना आएगा? दिस इज आई नॉट बाय ओमेगा, cos ओमेगा टी इज cos 2 by t. Also minus sign is there. This is sin omega t is minus cos omega t by omega. So minus sign is retained. 0 to t/2. So this we have to solve. ये solve करना है. इसको कैसे solve करेंगे? Same t की जगह एक बार t/2 डालेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे. So q is minus I naught by omega cos 2 by t into t/2 minus cos 2 by t into 0. ठीक, एक बार t/2 डाला, एक बार 0. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस आई नॉट बाय ओमेगा. ये t से t कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. व्हाट इज cos पाई? cos पाई क्या होता है? आपको पता है सबको. व्हाट इज cos पाई? cos पाई इज -1 एंड दिस cos 0. ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय t इज 0. व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1. So this is minus 2. So minus 2 and this minus became plus 2 I naught by omega. तो मेरे पास चार्ज कितना आ गया? चार्ज की वैल्यू मेरे पास जो आई दैट इज 2 I naught by ओमेगा. ठीक, ओमेगा की जगह भी हम लिख सकते हैं. ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं ना. 2 पाई बाय टी. जब यहाँ ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी पुट करी तो यहाँ भी 2 पाई बाय टी पुट कर सकते हैं. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? आई नॉट टी बाय पाई. ठीक है, ओमेगा की जगह मैंने 2 पाई बाय टी पुट किया, यहाँ 2 पाई बाय टी पुट करूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट टी बाय 2. तो ये मेरे पास आ गया चार्ज. अब हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना था करंट, एवरेज करंट. तो एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आई? एवरेज करंट इज चार्ज बाय टाइम. यहाँ चार्ज कितना है? यहां पर चार्ज कितना है? दिस आई नॉट टी बाय पाई, आई नॉट टी बाय पाई. एंड व्हाट इज टाइम? टी. व्हाट इज टी? टी इज t/2. हाफ साइकिल के निकालना है. ये क्या हो जाएगा? t/2. ये t से t कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आई नॉट बाय पाई. ठीक है, सो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई. ये मेरा आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल. फुल साइकिल में तो 0 आया था ना, तो इसका फर्स्ट हाफ साइकिल में निकालेंगे तो 2 आई नॉट बाय पाई. सेकंड में निकालेंगे तो माइनस 2 आई नॉट बाय पाई. दोनों को ऐड करेंगे फिर से 0 आएगा. बस एक हाफ साइकिल में टाइम पीरियड निकाला. कितना? हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज करंट की वैल्यू निकाली और एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आई? 2 आई नॉट बाय पाई. ठीक है, सिमिलरली आप उसके लिए भी कर सकते हो. फॉर this is average, this is alternating average current, this is average voltage. ठीक है, alternating voltage, average voltage, उसकी वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी? दिस इज 2 ई नॉट बाय पाई. ठीक है, एवरेज वोल्टेज की भी आप कर सकते हो. सपोज आर रेजिस्टेंस है. ठीक, स्टार्टिंग में आर रेजिस्टेंस है तो ये कितना हो जाएगा? ई बाय आर हो जाएगा. यहाँ पर आके फिर से एक कैंसिल हो जाएगा. सेम चीज आप एवरेज वैल्यू निकालोगे. ई एवरेज इज 2 ई नॉट बाय पाई. अब उन्होंने फुल साइकिल के निकाल लिया एवरेज, हाफ साइकिल के निकाल लिया. ठीक है, अब उनको बाद में क्या पता चला? उन्होंने सोचा कि ये करंट तो हर टाइम के साथ चेंज हो रहा है. मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, ये हर टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. एक टाइम पे अलग वैल्यू है, एक टाइम पे अलग वैल्यू है. तो उन्होंने देखा कि इट्स बेटर टू फाइंड इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. मैथ्स में आपने पढ़ा है सबने, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? जब कोई भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा वैरी कर रही हो टाइम के साथ तो हम उसका मीन ले लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, वाई रूट मीन स्क्वायर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वाई रूट मीन स्क्वायर. तो हमें इसकी क्या करा? उसके बाद हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल ली. तो अभी हमने हाफ साइकिल की वैल्यू निकाली. हाफ साइकिल की वैल्यू कितनी आई हमारी? आई एवरेज इज 2 आई नॉट बाय पाई. और सिमिलरली ई एवरेज निकालना तो ई एवरेज कितना आएगा? 2 ई नॉट बाय पाई.
So till now we have studied about average value over a full cycle, average value of current over a full cycle or voltage, or average value over a half cycle. Now we have to study the root mean square value. ठीक है? Why root mean square value? Because it is every time changing with time. So the theorists decided to study the root mean square value. कि इसकी root mean square value क्या होगी, कि वो कुछ एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये हर टाइम पे वैल्यू इसकी चेंज हो रही है. तो आइए इसका मीन लेके देखते हैं मीन कितना होगा. तो उन्होंने इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट किया, कैसे डिफाइन करी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी व्हिच प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेजिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन एसी व्हेन पास फॉर अ सेम टाइम. वो ये बोल रहे हैं कि ये डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डीसी. वो कह रहे हैं कि ये ऐसे डिफाइन है जैसे कि सपोज एक डीसी करंट फ्लो कर रहा है एक रजिस्टर में, जो वो उस रजिस्टर में हीटिंग इफेक्ट लाएगा. रजिस्टर में हीटिंग इफेक्ट पढ़ा आपने सेकंड चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जो वो करंट हीटिंग इफेक्ट लाएगा रजिस्टर में वो सेम होगा जो कि अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा हूं उसी हीटिंग इफेक्ट में. हीटिंग इफेक्ट की बात क्यों कर रहा हूं, सपोज अभी तक तो हम डीसी को मेजर करते थे, डायरेक्ट करंट को. ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है सपोज, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से हम डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन मेजर कर लेते थे, उसको मेजर कर लेते. अगर नीडल इस डायरेक्शन में गई तो ऐसे करंट है, इसमें गई तो ऐसे करंट है. क्या हम एसी करंट को गैल्वेनोमीटर से, उसी गैल्वेनोमीटर से जिससे डीसी को मेजर करते थे, कर सकते हैं? उससे नहीं कर सकते. ठीक है, वैसे ही करंट मेजर करने के लिए एसी एमीटर, एसी वोल्टमीटर अलग होते हैं, डीसी एमीटर, डीसी वोल्टमीटर अलग होते हैं. ठीक है, जो एसी अप्लायंसेस के मीटर्स होते हैं, ठीक है, वो बेस होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस होते हैं जो एसी अप्लायंसेस के मीटर होते हैं. और जो डीसी अप्लायंसेस के मीटर होते हैं वो हमने पहले पढ़ा, सिंपली जो डायरेक्ट करंट जो बता रहा है गैल्वेनोमीटर बता रहा है. अगर एसी को उसी गैल्वेनोमीटर में लगा दें, अगर एसी को मैं उसी गैल्वेनोमीटर में लगा दूं तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में गैल्वेनोमीटर 0 पे होता है. फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज वो इधर डिफ्लेक्ट किया, नेक्स्ट हाफ साइकिल में इधर डिफ्लेक्ट किया, फिर इधर. और मैंने आपको बताया जनरली जो हम एसी यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, 50 साइकिल्स पर सेकंड. 50 हर्ट्ज होती है ना फ्रीक्वेंसी, 50 साइकिल्स पर सेकंड. सोच के देखिए, 50 साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में 50 बार वो यूं डिफ्लेक्ट करेगी नीडल. तो हमारी परसिस्टेंस ऑफ आई, हमारी आंखें कैसे देखेंगी, जैसे कि वो 0 पे ही खड़ी है, बहुत तेज करेगी वो, एक बार राइट में डिफ्लेक्ट, लेफ्ट में. ठीक है, तो एसी को हम वैसी गैल्वेनोमीटर से मेजर नहीं कर सकते. उसके लिए अलग तरह की मशीन्स होती हैं जिसमें हॉट वायर एलिमेंट्स होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे भी है. तो हम जब भी आरएमएस वैल्यू निकाली एसी की, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हेल्प ली. ठीक है, सेम चीज, इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं और वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं. तो चलिए इसकी डेरिवेशन करते हैं. इसकी डेरिवेशन भी सेम, सपोज I naught current flows at any instant, I naught alternating current flows at any instant, I equal to I naught sin omega t. अब इसमें suppose this current flows through a resistor for time dt and produces heat dH and is given by, सपोज करंट फ्लो कर रहा है एक रेजिस्टर में, तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, सपोज टाइम dt में उसने dH हीट प्रोड्यूस करी. और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है ना, H इक्वल टू I स्क्वायर RT. स्मॉल टाइम के लिए सपोज कितना हीटिंग, उसने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट शो किया, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कुछ dH हीट प्रोड्यूस हुई dt टाइम के लिए. ठीक है, इसके बाद अब dH है, सो टोटल हीट प्रोड्यूस्ड ओवर अ फुल साइकिल, टोटल हीट कितनी होगी प्रोड्यूस करेगा, सेम. अब तो समझ आ गया होगा, इंटीग्रेट करना है सिंपल, I स्क्वायर R dt फ्रॉम 0 से t, इंटीग्रेट करना है. ठीक है, अब ये तो होगी करंट की वैल्यू. उसने बोला कि वही सेम हीट प्रोड्यूस करेगा जैसे कि क्या कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट कर रहा है. सपोज उतने में आरएमएस वैल्यू, सपोज करंट की आरएमएस वैल्यू फ्लो कर रही है उसी सर्किट में जिसमें रजिस्टर है, तो वो भी उतना हीट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, सपोज आई आरएमएस फ्लोज थ्रू आर
इन सेम टाइम, उसी टाइम में आई आर एम एस फ्लो कर रहा है, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हीट प्रोड्यूस कितना होगा, दिस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर, कौन सा करंट है, आर टी फ्रॉम 0 to t, ठीक है, कौन सा करंट है, आरएमएस वैल्यू है करंट की, ठीक है, तो कितना करंट होगा, H इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी, इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल हमने करंट की बात करी है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट आएगा नहीं, इतना करंट फ्लो करेगा, सपोज उतने टाइम में, उस टी टाइम में ये भी यहाँ भी इस टी टाइम में सपोज आरएमएस करंट फ्लो किया उसी सर्किट में जिसमें रेजिस्टर था, तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ आई स्क्वायर आर टी। अब और यहां से हमारे पास डी एच कितना आया, एच इक्वल टू 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। अब ये भी एच है आई स्क्वायर आर टी, ये भी एच है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कितना आएगा, आई स्क्वायर आर एम एस आर टी इज इक्वल टू 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये आर इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं हम, दैट मीन्स दिस आर कैंसल विद दिस आर, ठीक है, तो ये आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स दिस आर कैंसल विद दिस आर, तो मेरे पास क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 1/t, इसको यहां लिखूंगा 0 से t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। और इसको फर्दर अगर लिखूं तो क्या होगा, आई आर एम एस इज 1/t 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। और यही तो है आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन क्या है, किसी भी चीज का मीन निकालना कैसे निकालते हैं, अगर टाइम के साथ निकालना, एक्स डी टी डिवाइड बाई टी टोटल टाइम, यही निकालते हैं ना, ये मीन अंडर रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर का मीन और उसका अंडर रूट, आई स्क्वायर का मीन निकाला हमने और उसका क्या कर दिया, अंडर रूट, तो मेरे पास ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, आई नॉट साइन ओमेगा टी, सपोज वो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा था एक डी टी टाइम में, तो फुल साइकिल में, फुल साइकिल कहाँ है, फुल साइकिल क्या होती है, 0 से t ना, व्हाट इज फुल साइकिल, फुल साइकिल इज फ्रॉम 0 to t, मैंने बताया 0 से t टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर उतना ही टाइम में, उतने t टाइम में आरएमएस करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तो वो भी उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर आरएमएस फ्लो कर रहा है उस t टाइम में तो वो इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, दोनों हीट को कंपेयर कर लिया और मेरा यहाँ से क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर आई आर एम एस आ गया ये, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे इसी चीज को सॉल्व करना है। इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पता है ना आई की वैल्यू, तो हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू डालेंगे, अब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू डालेंगे, तो ये तो स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहां लिखूं, आई आर एम एस इज 1/t 0 to t आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, ये है हमारे पास, ये आया था लास्ट में, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है, सेम स्क्वायर रूट, this square root 1/t 0 to t, what is I is I naught sin omega t and square is, so I naught square sin square omega t and this is dt and this square root is over this whole expression, इस square root पूरी expression पे, ठीक है, मैंने बस I की भी वैल्यू पुट करी है, ठीक। अब इस I naught को, I naught square को टी को इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूँ, कांस्टेंट क्वांटिटी है, पीक वैल्यू है ना आई नोट, तो मैं उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख सकता हूँ। अंदर क्या आ गया मेरे पास, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये आ गया 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 11th क्लास में भी किया होगा, मैंने आपको कराया 11th क्लास में, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब भी स्क्वायर आता है तो उसको हम एक फॉर्मूला में ब्रेक कर लेते हैं, व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, यही करते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम यहीं पर ही करते हैं। आप इसको अलग से भी कर सकते हैं, बाद में इसको पुट कर सकते हैं, या यहीं डायरेक्ट कर लेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू आ गई, ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 टू t dt। ठीक है, और ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है ये। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, आई नॉट स्क्वायर बाय टी, ये ब्रैकेट के बाहर 1, एक बार dt को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको, और ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 को भी मैं बाहर रख सकता हूँ, 2 तो कांस्टेंट है ना। तो एक बार क्या आ गया, मेरा इंटीग्रेशन आ गया 0 से t dt माइनस, मैंने इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया, cos 2 ओमेगा टी dt। ठीक है, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से t dt माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। नेक्स्ट स्टेप इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2t dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ t, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 2, ये तो सबको पता है। अब cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी। अभी आपने करा है 0 से t फुल साइकिल में cos 2 ओमेगा टी हो या sin 2 ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2 ओमेगा टी या sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके देख लेते हैं। इसको अगर यहाँ मैं इसको अलग से सॉल्व करूं, 0 से t cos 2 ओमेगा टी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज माइनस साइन 2 ओमेगा टी, माइनस साइन x होता है, और इसका साथ में क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, एंड लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, बस ये चीज सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये चीज यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। अब 1/2 ओमेगा कॉमन, साइन 2 ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाई टी इंटू 2 साइन 2 ओमेगा इंटू टी। ओके, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाई टी हो गया ना, माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई बाई टी, एक बार यहाँ टी डालेंगे, माइनस साइन 0, ये 0 हो जाएगा, टी को 0 की वैल्यू डालेंगे, साइन 0, दिस इज 1/2 ओमेगा, टी कैंसल्स विथ टी, व्हाट इज साइन 4 पाई, साइन 4 पाई इज 0, साइन n पाई इज 0 ना, साइन 4 पाई इज 0 एंड साइन 0 इज 0, सो माय आंसर इज 0। और हमें अभी पता है cos x की वैल्यू 0 से t फुल साइकिल, cos की साइकिल हो या साइन की साइकिल हो, ठीक है, cos हो या साइन हो, एवरेज वैल्यू उसकी फुल साइकिल में 0 से 2 में क्या आएगी 0, तो ये आ गया 0, यहाँ 0 आ गया। आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, दिस इज t माइनस 0, से क्या आ गया t, बाकी 0, तो मेरे पास ये रह गया आई नॉट t बाय 2, सॉरी दिस इज t। ठीक है, दिस t कैंसल्स विद दिस t, तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज आई नॉट स्क्वायर बाय 2 और आई नॉट बाय रूट 2। सो माई RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू चल रही थी ना ये, RMS वैल्यू ऑफ करंट, सो माई RMS वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट बाय रूट 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये, आई नॉट बाय रूट 2, दिस इज माई RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली E इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2, अब ये भी निकाल सकते हैं, वही जहां पर हमने स्टार्टिंग में आई स्क्वायर आर टी किया था हीट को, वहां क्या कर दोगे आप, वी स्क्वायर बाय आर टी, ई स्क्वायर बाय आर टी कर दोगे। ठीक है, जहां पर हमने हीट को आई स्क्वायर आर टी किया था, वहां फॉर्मूला में स्टार्टिंग में डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर टी, वहां कर देंगे ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। यही होता है ना, जब वोल्टेज दी होती है तो हम निकालते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ या तो आई स्क्वायर आर या ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ई स्क्वायर बाय आर डी टी, उससे करेंगे तो आपका ई आर एम एस वैल्यू आएगा ई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, इसको कभी ऐसे भी लिखा होता है आई आर एम एस इज 0.707 इंटू आई नॉट, 1 बाय रूट 2 क्या होगा 0.707 इंटू आई नॉट, एंड ई आर एम एस इज 0.707 into E naught. So this is my RMS value, very important relation.
तो मेरी RMS वैल्यू कितनी आई, I0/√2 या E0/√2। RMS वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। I0 क्या है, पीक वैल्यू, और IRMS क्या है, हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो ये अब मेरे पास करेक्ट वैल्यू आई कि मतलब हर टाइम पे चेंज हो रहा है, तो हमने उसका मीन निकाल लिया और मीन कम्स टू बी I0/√2। एक चीज बेटा तो ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछते हैं, सपोज ऐसा आ गया, हमारी अप्लायंस जो चल रही है वो 220 वोल्ट्स पे चल रही है, ठीक है, या करंट जो आ रहा है हमारे सप्लाई से, बाहर से करंट आ रहा है हमारे घर में, वो समथिंग एम्पियर में करंट आ रहा है, ठीक। तो वो जो 220 वोल्ट दिया होता है ना, 220 वोल्ट, वो हमारी RMS वैल्यू होती है, जो हम बोलते हैं हमारी अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे वर्क करती हैं, ठीक है। जो वो 220 वोल्ट की वैल्यू दी होती है बेटा, वो RMS वैल्यू होती है, ठीक। उससे हम पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस RMS वैल्यू इज 220 वोल्ट। सो क्वेश्चन में जब भी आपको दिया जाए 220 वोल्ट और कुछ ना बताया जाए, जब तक ये ना बोला जाए कि पीक वैल्यू है या कैसी वैल्यू है, तो वो RMS वैल्यू है, ठीक है। 220 वोल्ट क्या आती है हमारे पास, RMS वैल्यू आती है। सो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल, हाफ साइकिल और RMS वैल्यू ऑफ AC की वैल्यू है डिफरेंट। तो हमें याद रखनी है IRMS is I0/√2 and ERMS is E0/√2. So this is about the today's lecture. Thank you.